दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं सवाल नंबर 1। हम इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले में हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है आवर्धन का सूत्र। हमसे पूछा है आवर्धन का सूत्र, और पहले ऑप्शन में V व U के पदों में, और दूसरे में पूछा है U V के पदों में। यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा, यहाँ U V के पदों में नहीं है, U और F के पदों में है। और तीसरे में फिर हमसे पूछा है V तथा F के पदों में लिखिए। हमें आवर्धन का सूत्र पूछा है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवर्धन होता क्या है। तो जो आवर्धन होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो आवर्धन होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। और जो आवर्धन है वो हमें ये बताता है, जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब है, तो वो प्रतिबिंब के बारे में हमें बताएगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। जो आवर्धन होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और वो हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, ये हो गया आवर्धन। तो हमसे पहले पूछा है कि आवर्धन का सूत्र लिखो V और U के पदों में। आवर्धन को प्रदर्शित किससे करते हैं, आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं हम m से। m बराबर हो जाएगा माइनस V बटे U। ये होता है आवर्धन का सूत्र V और U के पदों में। अब ये हो गया, m तो हमें पता चल गया, m क्या होता है आवर्धन। U और V को हम समझ लेते हैं। तो V क्या होती है, V होता है दर्पण होता है ना, दर्पण। ये होता है ध्रुव। तो ध्रुव यानी दर्पण और वस्तु, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको हम V से लिखते हैं, और दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम U से लिखते हैं। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी V, और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम U से लिखते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो माइनस चिन्ह होता है ये क्या, इसका क्या मतलब होता है। तो माइनस चिन्ह जो होता है वो हमें ये बताता है कि जो ये आवर्धन होगा, यानी जो माइनस चिन्ह ये बताता है जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन धनात्मक होता है। लेकिन हमसे सिर्फ V और U के पदों में पूछा था आवर्धन, जैसे एग्जाम में आ रहा है हमारे, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, और हम V क्या है U क्या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में हमसे क्या पूछा है, आवर्धन का सूत्र V और U और F को UV के पदों में, ये शायद मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये U और F के पदों में है। तो U और F के पदों में क्या होता है, M बराबर होता है F अपॉन में F माइनस का U। ये होता है आवर्धन का सूत्र F और U के पदों में। तो U तो हमें पता है, हम समझ लेते हैं F क्या होता है। तो F जो होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है, जो ध्रुव होता है ना दर्पण में, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और फोकस दूरी क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी आधी होती है। ठीक है, यानी ध्रुव फिर होता है फोकस, तो ध्रुव को हम P से लिखते हैं, ये होता है दर्पण। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो ये होती है इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फिर तीसरा हमसे इसमें पूछा है
तीसरा हमसे पूछा है u v और f के पदों में। तो v f के पदों में होता है f माइनस का v अपॉन में u। ये हो गया v और f के पदों में सूत्र। ठीक है, यही हमसे पूछा था। हमें याद रखना जो v है v ऊपर माइनस में होती है और u नीचे माइनस में होता है। तो ये हो गया v और u के पदों में, ये होगा f और u के पदों में, ये होगा v और u के पदों में। ठीक है, इससे जो आवर्तन से रिलेटेड काफी सवाल जो न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाते हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे सारी चीजें लाइन से हम डिस्कस करते जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में हम बेसिक से भी बात करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा आपका पूरा एक बार रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। अपवर्तनांक की परिभाषा कैसे लिखनी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक आया, अपवर्तनांक का नाम आया, ये कैसे आया, मतलब क्या होता है अपवर्तनांक का। तो जो अपवर्तनांक होता है वो एक मीडियम, आप समझते हो, माध्यम की एक मात्रा होती है जो ये बताती है कि जैसे कोई प्रकाश उस माध्यम में आ रहा है, प्रकाश उस माध्यम में कितनी तेजी से चलता है, ये हमें अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, यानी अपवर्तनांक जो होता है किसी माध्यम की मात्रा होती है जो ये बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश कितनी तेजी से चल सकता है। ठीक है, ये रही हमारी समझने वाली बात। हमें लिखनी कैसी है इसकी परिभाषा। अगर आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लिखना कैसे, तो आपने अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा होगा, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। ये आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट रुकना आप, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको बिल्कुल। दिख रहा है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर, इससे हम लिखते हैं जो ये होता है, पहले ये होता है उसे नियतांक बोलते हैं और इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए समझते हैं। जो ये आई होता है, आई को हम बोलते हैं अपवर्तन यानी आपतन कोण, और जो आर होता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। और ये साइन होता है, साइन को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, साइन को लिखते हैं जिया। और जो ये है 1/2 ये होता है अपवर्तनांक। ये होता है मतलब नियतांक, और इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1/2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। जैसे मान लो आई क्या होता है, आई होता है आपतन कोण, और ये साइन क्या है, ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या आपको लिखना है। जैसे आप भूल भी जाते हो तो आप ऐसे इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा आर क्या होता है, आर होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका अनुपात है ना, बटे में होता है, अनुपात ही तो बोलते हैं ना, ज्या का अनुपात, इसे क्या बोलते हैं, नियतांक होता है ये, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम, नियतांक होता है जिसे हम, ये होता है 1, ये 1, ये 2, 1/2 को हम क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक नियतांक होता है जिसे हम
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अब इसे साफ कर देना है, ठीक है। ये सब समझने के लिए था। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 एंड 2। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 एंड 2। ठीक है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आपको ये लिखना है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और नीचे आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है। डल कैसे दिख रहा है ये? ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है आपको। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हम ऐसे ही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसे पहले हम समझेंगे अपनी भाषा में क्या होता है, फिर उसके बाद ये देखेंगे लिखना कैसे हमें। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहा है प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होता है 1 एंड 2 बराबर v1 अपॉन v2। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा डल दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये होता है ये, यानी अपवर्तनांक का वेग के पदों में सूत्र क्या होता है? ये होता है 1 एंड 2 v1 अपॉन में v2। जहां हम लिखेंगे v1 क्या होती है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। v1 क्या होती है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और v2 क्या होती है? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। आपको लिखना सिर्फ इतना है, बाकी हम ये समझ लेते हैं कि ये आया कैसे। अभी हमने सूत्र पढ़ा साइन आई बटे साइन आर 1 एंड 2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसे हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n2 बटे
n1 ऐसे लिखेंगे। तो आपने प्रकाश की वेग का सूत्र पढ़ा होगा, v बराबर c, हाँ c अपॉन में n। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नोट कर लीजिए। तो प्रकाश का वेग निकालने का सूत्र होता है v बराबर c अपॉन में n। ये होती है माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल c, ये होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे यानी अपवर्तनांक, तो n बराबर हो जाएगा c अपॉन में v। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लो अगर पहला माध्यम है तो पहले माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी n2 है, तो पहले माध्यम अगर माध्यम दूसरा है तो हो जाएगा n2 c बराबर v2, यानी n2 का मान हो जाएगा c अपॉन में v2, n2 का मान हो जाएगा c अपॉन में v2। ऐसे हम n2 बटे n1 होगा यार, ऐसे हम n1 का मान निकालेंगे तो n1 बराबर हो जाएगा c अपॉन में v1। अब c का मान तो चेंज होगा नहीं और निर्वात में प्रकाश चाल तो सेम होती है ना, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और ये v1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v1 अपॉन में v2। वही ये और ये 1n2, तो वही हमने लिखा 1n2 बराबर v1 अपॉन में v2। ये होता है अपवर्तनांक का सूत्र, ये सिर्फ समझने के लिए था। और ये होता है 1n2 बराबर v1 अपॉन में v2। वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र v1 होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और v2 होती है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। हम समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखते हैं आपको ये क्लास कैसी लग रही है वो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिए, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कुछ भी करिए आप क्लास में कमेंट के जरिए आप ये जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, मुझे ऐसे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जो भी है आप अपना सजेशन एक बार जरूर दीजिए। ठीक, क्लास कैसी लग रही है, फिर और कुछ मैं क्लास में कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप पे, जो भी है आप बताना जरूर कमेंट में। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर, हमसे पूछा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। हमसे पूछा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहली बात, हम क्रांतिक कोण समझने की सबसे पहले, जो क्रांतिक कोण होता है वो हमेशा सघन माध्यम में बनता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जैसे कांच से हवा में जा रही है, हीरे से हवा में जा रही है, और कांच से जा रही, पानी से जा रही है हवा में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तब बनता है क्रांतिक कोण। जैसे मान लो हम देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम, ये है अवलंब। अब जैसे मान लो कोई किरण आई, ठीक है, कोई किरण आए तो जो आए ये हो गई आपतित किरण, ये है अवलंब। तो आपतित किरण और अवलंब के बीच कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अवलंब के बीच कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। तो जैसे मान लो जब ये सघन माध्यम से किरण कोई आती है और ये क्या होती है 90 अंश पर निकल जाती है ऐसे, ठीक है, तो ये हो गई आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन नहीं अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, वो तो दूसरा परावर्तन जब उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तन तब होता है। ठीक है, ये से बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। तो जो ये कोण होता है, जिस कोण पर आती है ये किरण, ऐसे कोण पर आए जिससे जो ये किरण है वो 90 अंश पर इधर से ऐसे निकल जाए, जो ये कोण होता है उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, यानी सी। क्रांतिक कोण को हम सी से लिखते हैं, यानी सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए आपतन कोण 90 अंश हो, उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है आपको कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, उस कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब ऐसे पूर्ण और आंतरिक परावर्तन अगर आपको समझना है, कैसे समझें? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या होती है, इधर जाती नहीं, इसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस कोण जो ये कोण है, इस कोण को मैं क्रांतिक कोण नाम दे दिया। अब अगर आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो रहा, जैसे मान लो ऐसा हो गया, इधर से आ रही कोई किरण, ठीक है, ज्यादा हो गया, तो ये होगी किरण ऐसे, मतलब इधर जाएगी नहीं, इधर ऐसे ही निकल जाएगी। जैसे मान लो अगर इससे कम हो गया, क्रांतिक कोण से कम हो गया, जैसे मान लो पहले इधर से कोई किरण आए तो कुछ इधर नहीं जाएगी, मान लो ऐसे ऐसे निकल जाएगी इतनी, ठीक है, मतलब 90 अंश पे नहीं जाएगी। तो हमें वो कोण, ऐसा कोण जिस पर जो अपवर्तित किरण है ये 90 अंश पर हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी लिखेंगे हम सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। आपको लिखना कैसे, आप ऐसे समझ के लिखे जिससे आपको याद रहे, ठीक है। सघन माध्यम में हमेशा याद रखना, क्रांतिक कोण कैसे बनेगा, सघन माध्यम में, ठीक, सघन माध्यम में बना वह, ये किरण आ रही है तो आपतित किरण और अवलंब के बीच कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण, ये कौन सी, ये जारी किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, इसे साफ कर दे रहे हैं, उसे अंश हो, उसे सघन माध्यम बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं हम, से क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, अपवर्तन जिसके लिए, आप इधर ये हो लिखिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, विरल माध्यम में, ठीक है, अपन विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक, ठीक है, हमने ये समझ लिया क्रांतिक कोण क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। याद रखना क्रांतिक कोण हमेशा कहाँ बनेगा, सघन माध्यम में बनेगा, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक
तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा, आपके गांव के आसपास रोड, सड़क के किनारे एक गड्ढे लाइन होगी, खुदी होगी, उसमें एक तार होता है, तार डाला गया होगा। उसमें क्या होता, तार के अंदर एक होती है प्लास्टिक की, होती शायद, हाँ प्लास्टिक की होती, प्लास्टिक की और लकड़ी की, किसकी होती है, उसमें होती है एक प्लास्टिक या कांच की फाइबर होती है, जिसके कारण जो होता है, जो इसका यूज होता है, इससे क्या होता है, जैसे मान लो 5G चला रहे हैं तो हम ये ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही करा रहे हैं, चला रहे हैं। उसके कारण जो होता है ये ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है बाहर नहीं निकल पाता है और बार बार उसके अंदर टकराता रहता है, जिससे काफी लंबी दूरी वो तय कर सकता है सिग्नल, और वो उसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश का हास नहीं होता है, यानी ठीक है। तो इसे जैसे मान लो 5G चला रहे हैं हम, तो किसके कारण संभव है, ये ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही संभव है। उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। यानी जो प्रकाशिक तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आंसर, अगर आपको इतना क्वेश्चन आया तो आपको लिखना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर से होता है क्या, जैसे जो केबल होती है ना ऑप्टिकल फाइबर की, उसके जरिए सिग्नल जाता है हमारे पास के जो टावर होते हैं उनके पास जाता है सिग्नल, और टावर से फिर हमारे फोन, लैपटॉप और पीसी में आता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई केबल लगी होती है, उससे ही होता है, उसको ही हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें प्रकाश जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ही होता है, और उसके अंदर जो डेटा होता है ना, प्रकाश के रूप में चलता है डेटा, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। और इसमें कुछ बचा है ऑप्टिकल फाइबर में, सबसे तेज ऑप्टिकल फाइबर जो होता है जी, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। अब जियो फाइबर है, एयरटेल है, ठीक है, BSNL फाइबर है। हम्म हम्म, ठीक है। तो यही होता है इसमें, जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का, इससे काफी डेटा काफी तेज चलता है, पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश निकल नहीं पाता है, काफी लंबी दूरी तय करता है। आपको यही समझना है, ठीक है। यानी प्रकाशिक तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी उसमें बाहर नहीं निकल पाता, उसके अंदर टकराता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये आपको जरूर बताना, आपको कमेंट करके ये जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। बाकी क्लास सही लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर हम अगली